Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की जो हमसे जुड़े आवेदक हैं उन्होंने पूछा। ठीक है, तो ये प्रश्न ये था कि जो मेरिट है उसके अंकों का निर्धारण कैसे होगा। यानी अगर मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर दी, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद जो अलॉटमेंट है वो कैसे होगा, जो आपके मेरिट है वो कैसे बनेगी, किन अंकों के आधार पर बनेगी, क्या पीजी के मार्क्स के आधार पर बन जाएगी। जो इस प्रक्रिया का पहले से हिस्सा रहे उनके लिए ये शायद एक बहुत बेसिक सा प्रश्न हो, लेकिन ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने 2024 नवंबर में रजिस्ट्रेशन किया था और अब तक कभी चॉइस फिलिंग नहीं की, उनके लिए एक मेजर प्रश्न था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसे देखेंगे, हम जानेंगे कि आपका जो स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर, वो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट जो है वो कैसे होगा। ठीक है, ऑलराइट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरिट जो है वो किस बेसिस पे बनेगी कॉलेज के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कई सारे लोग जो है उनकी ये क्वेरी आ रही थी कि जो सर्वर, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहे हैं और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें प्रोफाइल अद्यतन हेतु लिंक, तो आपको सर्वर मेंटेनेंस शो कर रहा है। ठीक है, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका निदान आपको लीड कॉलेज में भी नहीं मिल रहा है, और एक और बात, अगर सर्वर मेंटेनेंस के कारण जो प्रक्रिया है वो 10 तारीख तक पूरी नहीं हो पाएगी, तो मुझे आशा है कि जो एमबी हायर एजुकेशन है वो समय सीमा को बढ़ाएगा। बनी हुई बात है, क्योंकि अगर हम सर्वर मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो ये हायर एजुकेशन के एंड से जो डिले है वो हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर इसमें सर्वर मेंटेनेंस जो कार्य किया जा रहा है उसमें अगर थोड़ा भी टाइम लगे, तो हो सकता है कि जो समय सीमा है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आप इस विषय में बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है जिसका जिसका जो सोल्यूशन है वो आपको लीड कॉलेज में भी नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है समस्या निराकरण हेतु हेल्पलाइन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर he.guestfaculty@mp.gov.in ये ऑफिशियल मेल आईडी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है जिसका जिसका जो समाधान है आपको लीड कॉलेज में जाकर भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या लिख सकते हैं या अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक आदेश देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरिट का निर्धारण जो है वो होगा कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले एक और चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल नोटिस है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो 5 अक्टूबर 2023 का है। ठीक है, बट उसके बाद से कोई जो नया नियम या आदेश है जो वो रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखें अतिथि विद्वान संबंधी नियम, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों से संबंधित नीति निर्देश, और 5 अक्टूबर 2023 के बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, ऑलराइट, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता देती हूँ, आयु सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रहेगी, यानी आपकी जो एज है वो अपर एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स है। इस 65 वर्ष की अगर आपकी उम्र है तो 65 वर्ष तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी, वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए अनुभव अंक का निर्धारण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक और पीडीएफ लास्ट वीडियो में शो किया था कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसका अनुभव नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपने जनभागीदारी या स्ववित्तीय समिति के अंतर्गत कार्य किया है तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसे कंसिडर किया जाएगा या उसे काउंट किया जाएगा। ओके, तो अगर आपके टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, अगर आपने जनभागीदारी, जेबीएस या सेल्फ फाइनेंस के अंडर काम किया है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो अगर आपने 150 से अधिक, यहाँ पे लिखा है दिवस, कार्य दिवस, ठीक है, तो यदि आपने 150 से अधिक दिवस तक काम किया हुआ है तो आपको जो अनुभव के अंक है वो 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 120 to 149 डेज 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 90 to 119 डेज सर्व किया है तो 2 नंबर, और 1 से 89 डेज अगर आपने सर्व किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए, अधिकतम 5 वर्षों के अध्यापन अनुभव तक देय होगा। इसका मतलब है मैक्सिमम जो नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं वो है 5 इंटू, आप देखो हाईएस्ट मार्क्स है यहाँ पे 4, 5 इंटू 4 यानी 20। ठीक है। तो मान लीजिए यदि आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनकी जो सेवा है वो आप 8 साल से जन भागीदारी में सर्विस दे रहे हैं अपनी, या सेल्फ फाइनेंस में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, या किसी अन्य शासकीय महाविद्यालय में आपने कार्य किया है, तो आपका जो मैक्सिमम नंबर है, अनुभव का जो अंक है वो मैक्सिमम 20 ही होगा, क्योंकि अधिकतम 5 वर्षों का ही अध्यापन अनुभव जो है वो देय होगा। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, 3 कालखंडों को एक कार्य दिवस के समतुल्य माना जाएगा, इस बात का भी ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 कालखंडों को एक कार्य दिवस, तो मतलब मानिए कि अगर आपके, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बता रही हूँ, 3 कालखंड मतलब एक कार्य दिवस, तो अगर आपने टोटल 9 पीरियड्स पढ़ाया, सपोज ये मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, अगर आपने 9 पीरियड्स पढ़ाया हुआ है, 3 पीरियड्स जो है वो एक डे के हिसाब से है ना, तो 3 3 9, मतलब 9 पीरियड्स इज इक्वल टू 3 डेज, ये समझिएगा। और इस तरीके से अगर 150 डेज हो रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10% अधिभार देय होगा। समस्त वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10% अधिभार अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। ये क्या है, शायद आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST OBC, नॉन जो क्रीमी लेयर है उसको छोड़कर, और EWS, ठीक है, तो आपको जो भी आपके परसेंटेज है मास्टर्स में, ठीक है, याद रखिएगा, मास्टर्स में आपके जो भी परसेंटेज है, मास्टर डिग्री में आपके जो भी परसेंटेज है, मास्टर डिग्री, या यहाँ पर मैं लिख देती हूँ PG डिग्री, तो PG डिग्री में आपके जो परसेंट है उनका 10% आपको मिलेगा अधिभार, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के 74 मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो 7.4 आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, 7.4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। अगर किसी के मान लीजिए 85 परसेंटेज हैं तो 8.5 परसेंटेज उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन सिर्फ SC ST OBC, वो भी नॉन क्रीमी लेयर और EWS जो कैटेगरीज हैं उनके एप्लीकेंट्स को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरिट का निर्धारण कैसे होगा। अभी तक जिन लोगों ने एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की है, आपको अभी अगर पता नहीं है कि आपका जो इंडिविजुअल स्कोर कैसे बनेगा, तो यहाँ ध्यान से समझिए। ठीक है। देखिए, आपके जो PG के मार्क्स हैं उनमें से 50 माइनस कीजिए। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपके जो PG के मार्क्स हैं वो है 80, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है। आपके PG के मार्क्स जो है वो है 80। ओके। तो आपके जो PG के मार्क्स है उसमें से कितना माइनस करना है, 50, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आपके जितने भी PG के मार्क्स है उसमें से आपको 50 माइनस करना है, तो 80 में से 50 माइनस हुए तो बचा क्या, 30, तो 1 मार्क आपके पास नंबर आ गया 30। ठीक है। अब यदि आप EWS कैटेगरी के हो, या आप SC कैटेगरी के हो, या ST कैटेगरी, या OBC, आप नॉन क्रीमी लेयर के अगर अभ्यर्थी हो, या PWBD कैंडिडेट अगर आप हैं, तो भी क्या होगा, आपको PG का 10% मिलेगा, मतलब 30 तो है। अब क्योंकि आपके परसेंटेज 80 थे तो प्लस आपको 8.0 मार्क्स और मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस कैंडिडेट का स्कोर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 8.0 मार्क्स। ठीक है। अब यदि उन्होंने उनका कार्यानुभव भी है, और सपोज उन्हें मैक्सिमम टोटल उनको 4 इयर्स का जो है अनुभव है, यानी 4 सालों का अनुभव है, आपको पता है मैक्सिमम 5 इयर्स का मिलेगा, बट अगर 4 सालों का अनुभव है तो 4 इंटू 4 मतलब कितना हुआ, 16, है ना, मतलब 16 नंबर उनको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपको समझ आ रहा है ये। ठीक है। तो जो इसका टोटल होगा 30 प्लस 8 प्लस 16, वो उस व्यक्ति का इंडिविजुअल स्कोर हो जाएगा। आपको समझ में आया ये। एक और एग्जांपल, जल्दी से जो गिवन एग्जांपल है उससे हम समझ लेते हैं ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल जो डिटेल्स हैं उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। स्नातकोत्तर मतलब पीजी के जो मार्क्स है उसमें से 50, यानी अगर आपके 75 परसेंटेज थे तो 50 माइनस हुआ तो 25 बचा। ठीक है। और यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या OBC या EWS के अगर एप्लीकेंट हैं, तो आपको अपने PG परसेंटेज का 10% और मिलेगा, मतलब 7.5 और हो गए 25। ठीक है। प्लस 7.5। ठीक है।
इसके अलावा अगर दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी और अधिभार, ठीक है। इसके अलावा आप देखें अधिकतम 4 अंक प्रतिवर्ष, अतः कुल 5 वर्षों के लिए मान लीजिए कि अगर आपने 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं आप, तो 20 मार्क्स आपको और मिल गए और आपके टोटल मेरिट के अंक हो जाएंगे 60, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल स्कोर हुआ। क्या हुआ? इंडिविजुअल स्कोर, ये आपका नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं अलॉटमेंट कैसे होगा। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, देख लीजिए, मेरिट अंक समान होने पर, मतलब अगर 2 लोग हैं, ठीक है, अगर 2 लोग हैं अरुण और वरुण, ठीक है, तो भाई अरुण जी हैं और वरुण जी हैं, अरुण जी के भी 60 मार्क्स आ रहे हैं मेरिट के हिसाब से, वरुण जी के भी 60 मार्क्स आ रहे हैं मेरिट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अरुण जी जो है उनकी जो एज है वो 40 है और वरुण जी जो है उनकी एज जो है वो 38 है। तो लिखा है अधिक आयु वाले अतिथि विद्वान को वरीयता दी जाएगी, यानी जिनकी एज ज्यादा होगी, यानी जो अलॉटमेंट है वो अरुण जी का होगा, वरुण जी का नहीं, सेम मेरिट मार्क्स होने के बावजूद भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि अलॉटमेंट होगा कैसे, है ना, वो भी हम देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है वो, क्योंकि ठीक है, तो हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ये एक कॉलेज का नाम है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमको कैसे अलॉट होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक कॉलेज है, ए कॉलेज, इसका नाम हमने रख दिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ के लिए 10 लोगों ने प्रेफरेंस भरा, ओके, 10 पीपल या 10 एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, इस कॉलेज को अपना प्रेफरेंस नंबर क्या बनाया, 1 बनाया, ठीक है। अब आप सभी के इंडिविजुअल स्कोर्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी का 35 है, किसी का 45 है, एक और व्यक्ति उनका 45 है, फिर किसी का 32 है, 38 है, या किसी का 25 ही है, 28 ही है, ठीक है। ऐसे करके 10 लोग हैं जिन्हें प्रेफरेंस दी। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा, वो भी किस बेसिस पे, कि क्योंकि दोनों की जो मेरिट अंक है वो समान है, तो इनमें से जो अधिक आयु वाला होगा उसको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, यानी उसको जो है वो कॉलेज जो उन्हें चॉइस फिल की थी वो उनको मिल जाएगा। समझ में आया आपको ये, ठीक है। तो हर एक कॉलेज के लिए ये होगा, ठीक है, जितने लोगों ने भी अप्लाई किया होगा प्रेफरेंस पे उस कॉलेज को डाला होगा, उन सबकी मेरिट बनेगी और मेरिट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि मेरिट कैसे बनेगी, अलॉटमेंट कैसे होगा, ये बात आपको क्लियर है। अपना इंडिविजुअल स्कोर कैसे बनेगा ये आपको क्लियर है। अगर आपको अपना इंडिविजुअल मेरिट स्कोर जानने में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि आप सही नहीं, आपको अभी भी क्लियर समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे अपने पीजी के मार्क्स, अपनी कैटेगरी, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस लिखकर भेज सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपका इंडिविजुअल स्कोर जो है वो क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको कोई और क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एड्रेस करने की, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है क्या वो अभी हो रहा है? न्यू रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है। और एक और बात मैं आप सभी के साथ साझा कर देना चाहती हूँ कि अभी जो टाइम आपको शेड्यूल रिलीज किया है एमपी हायर एजुकेशन ने, उसमें कहीं पर भी न्यू रजिस्ट्रेशन का जिक्र नहीं किया गया है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद हो सकता है, ऐसा अनुमान है, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज डोंट लूज होप्स। देखिए अभी काफी सारे जो यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। ये तो आप डेफिनेटली उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन जब आएगा तो आप एलिजिबिलिटी अगर होल्ड करते हैं तो आप अप्लाई बेशक कीजिए, लेकिन अभी देखिए हमेशा हमको प्लान बी के साथ रेडी रहना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन आने में वक्त लग जाता है, तो क्या आप तब तक वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जब आप, क्योंकि अभी कोई भी अश्योरेंस नहीं है कि नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होगा, ठीक है, इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद शुरू हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, ऑलराइट, तो आप देखिए कि कहां कहां पर वैकेंसीज हैं अभी एमपी में। एमपी के अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, आप यूपी आपने देखा होगा यूपीपीएससी ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उन पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपके लिए मददगार साबित हो। और कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी और अन्य विषय पर आप चाहते हैं कि आप
आपको चैनल पर वीडियो देखने मिले तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। ओके, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो मिल जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय बाय।